हम अध्ययन कर रहे हैं YCT सॉल्व पेपर, जिसमें आज हम सॉल्व करेंगे यूजीसी नेट पेपर 2 हिंदी दिसंबर 2019 का प्रीवियस पेपर। इसका अध्ययन हम कई भागों में करेंगे। आज यह इसका पहला भाग है। इसी तरह से यूजीसी नेट के सभी प्रीवियस पेपर, सिलेबस, अनेक एग्जाम्स के बेस्ट बुक रिव्यू तथा हिंदी से संबंधित अन्य पठन पाठन के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले। चलिए वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं आज के प्रश्नों को। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस कहानी में नौकरी के सिलसिले में बाहर रहने के कारण गजाधर बाबू की लंबी अनुपस्थिति उन्हें परिवार के ढांचे से बाहर कर देती है? ऑप्शन है ए चीफ की दावत, बी वापसी, सी दोपहर का भोजन और डी बूढ़ी काकी। तो इसका सही आंसर है बी वापसी। वापसी कहानी की लेखिका उषा प्रियमदा है। चीफ की दावत भीष्म साहनी द्वारा लिखित कहानी है और इसका जो मुख्य पात्र है श्यामनाथ है, जो माँ जैसे रिश्ते की अवहेलना करके भी तरक्की पाना चाहता है। भीष्म साहनी इस कहानी के माध्यम से ऐसी मानसिकता पर करारा चोट करते हैं और यह संदेश देते हैं कि मूल से जुड़े बिना तरक्की संभव नहीं। दोपहर का भोजन अमरकांत द्वारा लिखित कहानी है। सिद्धेश्वरी इस कहानी की प्रमुख महिला पात्र है। इस कहानी के माध्यम से एक भारतीय नारी द्वारा अपने पति एवं पुत्रों के प्रति नित्य प्रति त्याग एवं संघर्ष को व्यक्त किया गया है, जिसकी गणना कहीं भी नहीं की जाती है। बूढ़ी काकी मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखित कहानी है, जिसके द्वारा बुजुर्गों के प्रति उदासीनता की भावना को तगड़े कथा शिल्प के माध्यम से व्यक्त किया गया है। दूसरा प्रश्न है, प्रेमचंद की किन कहानियों में देसी रियासतों के राजाओं का चरित्र और वहां चलने वाली राजनीतिक गतिविधियों का चित्रण मिलता है? ऑप्शन है ए रियासत का दीवान, बी पंच परमेश्वर, सी शतरंज के खिलाड़ी और डी बड़े भाई साहब। तो इसका सही आंसर होगा सी। कूट में आंसर देना है ए और सी, रियासत का दीवान और शतरंज के खिलाड़ी। पंच परमेश्वर कहानी में अलगू और जुम्मन की मित्रता एवं न्याय के महत्व को व्यक्त किया गया है। बड़े भाई साहब कहानी के माध्यम से बड़े होने की आड़ में निकम्मेपन की हद को व्यक्त किया गया है। अगला प्रश्न है तीसरा, द्विवेदी युगीन कविता की मुख्य प्रवृत्तियां हैं। ऑप्शन है ए समाज सुधार, बी गीति काव्य की प्रचुरता, सी स्वच्छंदता और डी इतिवृत्तात्मकता। तो इसका सही आंसर होगा सी, ए और डी, समाज सुधार और इतिवृत्तात्मकता जो है द्विवेदी युगीन कविता की प्रमुख प्रवृत्तियां हैं। डॉक्टर नगेंद्र ने द्विवेदी युग को जागरण सुधार काल नाम से अभिहित किया है और इसकी समयावधि जो है 1900 से 1918 ईस्वी तक माना गया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने द्विवेदी युग को नई धारा द्वितीय उत्थान के अंतर्गत रखा है तथा इसकी समयावधि जो उन्होंने माना है 1893 ईस्वी से 1918 ईस्वी तक। इस युग का नाम आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर रखा गया है, द्विवेदी युग। अगला प्रश्न है, चौथा बिंब के अनिवार्य तत्व है। ऑप्शन है ए विवरणात्मक, बी कल्पना, सी सपाट बयानी और डी इंद्रियता। तो इसका सही आंसर होगा बी और ए, यानी कि विवरणात्मक और कल्पना। कल्पना एवं विवरणात्मकता बिंब के अनिवार्य तत्व है। बिंब शब्द अंग्रेजी के इमेज शब्द का हिंदी रूपांतरण है, जिसका अर्थ है मूर्त रूप प्रदान करना। काव्य में बिंब को वह शब्द चित्र माना जाता है जो कल्पना द्वारा इंद्रिय अनुभवों के आधार पर निर्मित होता है। बिंब पदार्थ नहीं बल्कि उसकी प्रतिकृति या प्रति छवि है, सृष्टि नहीं पुनः सृष्टि है। डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार काव्य बिंब शब्दार्थ के माध्यम से कल्पना द्वारा निर्मित एक ऐसी मानस छवि है जिसके मूल में भाव प्रेरणा होती है। बिंब के मूलतः तीन तत्व है, कल्पना, भाव एवं इंद्रियता। अगला प्रश्न है 5 नंबर, अपने काव्य सिद्धांत की निर्मिति के लिए किस पाश्चात्य आचार्य ने सहजानुभूति की अवधारणा का सहारा लिया? ऑप्शन है ए मैथ्यू आर्नल्ड, बी क्रोचे, सी लॉन्जाइनस और डी इलियट। तो इसका सही आंसर होगा बी क्रोचे। आचार्य क्रोचे ने अपने काव्य सिद्धांत की निर्मिति के लिए सहजानुभूति की अवधारणा का सहारा लिया है। क्रोचे अभिव्यंजनावाद के प्रवर्तक है। इन्हें एस्थेटिक नामक ग्रंथ इतावली भाषा में लिखा है जो 2 भागों में विभाजित है। प्रथम भाग में सौंदर्य शास्त्र का सैद्धांतिक विवेचन है तथा द्वितीय भाग में सौंदर्य शास्त्र का इतिहास है। इनके सौंदर्य विवेचन का आधार आत्मवाद है। अगला प्रश्न है 6 नंबर, प्रकाशन काल के अनुसार निम्नलिखित निबंध संग्रहों का सही अनुक्रम है। तो इसका डायरेक्ट आंसर देखते हैं। तो इसका सही आंसर जो होगा वो सी। श्रृंखला की क्रिया जो कि महादेवी वर्मा का है 1942 ईस्वी। प्रकाशन काल अशोक के फूल हजारी प्रसाद द्विवेदी के है 1948 ईस्वी। अर्थ नारीश्वर रामधारी सिंह दिनकर का 1952 ईस्वी और सीरीज की याद आई विद्यानिवास मिश्र का 1995 ईस्वी। अगला प्रश्न है स्थापना और तर्क दिया गया है। स्थापना ए है
दलित चिंतन और साहित्य में अभिव्यक्त मनुष्य गांधी का हरिजन ही हो। आर तर्क है क्योंकि दलित साहित्य में मुख्यतः बाबा अंबेडकर के सामाजिक राजनीतिक चिंतन को अपनाया गया है। तो इसका सही आंसर होगा बी। ए सही और आर दोनों सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से हिंदी के यात्रा वृतांत है। ऑप्शन है ए याद हो कि ना याद हो, बी अरे आयावर याद रहेगा, सी आखिरी चट्टान तक, और डी जिनकी याद हमेशा रहेगी। तो इसका आंसर कूट में देना है, तो इसका सही आंसर होगा डी, बी और सी। याद हो कि ना याद हो संस्मरण है काशीनाथ सिंह का, अरे अयावर याद रहेगा यात्रा वृतांत है अज्ञे का, और आखिरी चट्टान तक भी यात्रा वृतांत है मोहन राकेश का, जिनकी याद हमेशा रहेगी संस्मरण है अमृत राय का। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित काव्य है। ऑप्शन है ए तितली, बी उर्वशी, सी इरावती और डी झरना। इसका आंसर कूट में देना है, तो इसका सही आंसर होगा बी, बी और डी उर्वशी और झरना। तितली उपन्यास है जयशंकर प्रसाद का ही, उर्वशी काव्य है जयशंकर प्रसाद का, इरावती भी उपन्यास है जयशंकर प्रसाद का, और झरना काव्य है जयशंकर प्रसाद का। निम्नलिखित में से गीति नाट्य है। अगला प्रश्न, तो ऑप्शन है ए अग्निलिख, बी उन्मुक्त, सी नेपथ्य राग और डी त्रिशंकु। तो इसका सही आंसर होगा बी, ए और बी, यानी कि जो अग्निलिख है वो भी गीति नाट्य है भारत भूषण अग्रवाल का, और उन्मुक्त भी गीति नाट्य है शियाराम शरण गुप्त का। नेपथ्य राग जो है नाटक है मीराकांत का, और त्रिशंकु निबंध है अज्ञे का। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित काव्य पंक्तियों को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए। तो इसका डायरेक्ट आंसर देखते हैं, पहले सुमेलित करते हैं। ए है पंडित सहल सत्य बखानाई देहली बुद्धि वसंत न जड़ाई सरहप्पा का। 12 वर्ष लय कुकुर जी है, और 13 वर्ष लय GSR ये जगनिक का है। और अगला जो है, वर कौशल तुए राधे किनल कन्हाई लोचन आधे, ये जो है विद्यापति का है। और जाति ओछा पाती ओछा जन्मू हमार, ये रैदास का है। तो इसका जो सही आंसर होगा ए। अगला प्रश्न है 12 नंबर, अच्छी हिंदी बस एक ही व्यक्ति लिखता था, यह कथन किस आलोचक ने किसके बारे में कहा है। तो इसका सही आंसर जो है बी होगा, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने बाल मुकुंद गुप्त के बारे में कहा है। अगला प्रश्न है 13 नंबर, न खास हिंदी न खास उर्दू जवान गोया मिली जुली हो, उपयुक्त कथन किसका है। ऑप्शन है ए शिव प्रसाद सितारे हिंद, बी भारतेंदु हरिश्चंद्र, सी राजा लक्ष्मण सिंह, और डी जॉर्ज ग्रियर्सन। तो इसका सही आंसर होगा ए राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद। इनके द्वारा जो रचनाएं हैं, मानव धर्मसार, वामन रंजन, आलसियों का कोड़ा, राजा भोज का सपना, और इतिहास तिमिर नाशक, ये सब इनके प्रमुख ग्रंथ हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से कथन रामविलास शर्मा के हैं। साहित्य की प्रचारात्मकता का प्रश्न सामाजिक जीवन की यथार्थता की कसौटी पर हल किया जा सकता है, बी वास्तविक जीवन तथ्यों को ओझल रखकर श्रेष्ठ साहित्य की रचना की जा सकती है, सी पिछली संस्कृति से नाता तोड़कर हवा में नई संस्कृति को जन्म नहीं दिया जा सकता, और डी अतीत के बिना भी वर्तमान को समझा जा सकता है। तो इसका सही आंसर होगा ए और सी जो है सही है। साहित्य की प्रचारात्मकता का प्रश्न सामाजिक जीवन की यथार्थता की कसौटी पर हल किया जा सकता है, और पिछली संस्कृति से नाता तोड़कर हवा में नई संस्कृति को जन्म नहीं दिया जा सकता। ये दोनों कथन रामविलास शर्मा के हैं। अगला प्रश्न है, प्रकाशन काल के अनुसार निम्नलिखित कहानियों का सही अनुक्रम है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो बी है। उसने कहा था 1915 ईस्वी चंद्रधर शर्मा गुलेरी का, आकाशदीप 1930 ईस्वी जयशंकर प्रसाद का, और ईदगाह 1933 ईस्वी प्रेमचंद का, परिंदे 1956 ईस्वी निर्मल वर्मा का। अगला प्रश्न है, भारत भारती के संबंध में कौन से कथन सही है। ऑप्शन है ए भारत भारती की रचना मुशद्द से मुस्तदो जज्जे इस्लाम की प्रेरणा से हुई, बी राष्ट्रीय सांस्कृतिक चेतना जगाने में यह कृति विफल रही, सी गुप्त जी भारत दर्पण के लेखक ब्रजमोहन दत्तात्रेय कैफी से भी प्रभावित थे, डी इसमें आधंत भारत की दयनीय स्थिति का वर्णन किया गया है। तो इसका सही आंसर ए
यानी कि ए और सी जो है सही है। भारत भारती की रचना मुर्शद से मुद्दतो जज़े इस्लाम की प्रेरणा से हुई, और सी गुप्त जी भारत दर्पण के लेखक ब्रजमोहन दत्तात्रेय कैफी से प्रभावित थे। दोनों सही कथन है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से दलित जीवन पर आधारित उपन्यास है। ऑप्शन है ए धरती धन्ना अपना, बी ठीकरे की मंगनी, सी कठगुलाब और डी यथा प्रस्तावित। तो इसका सही आंसर है बी यानी ए और डी। धरती धन्ना अपना दलित उपन्यास है जगदीश चंद्र का, और ठीकरे की मंगनी नासिरा शर्मा का, कठगुलाब मृदुला गर्ग का, और यथा प्रस्तावित भी दलित है गिरिराज किशोर का। अगला प्रश्न है, प्रकाशन काल की दृष्टि से भीष्म साहनी के नाटकों का सही अनुक्रम। तो इसका डायरेक्ट आंसर देखते हैं। तो इसका सही अनुक्रम होगा ए वाला, हानुस 1970 ईस्वी, माधवी 1950 ईस्वी, रंग दे बसंती चोला 1998 ईस्वी और आलमगीर 1999 ईस्वी। अगला प्रश्न है, कॉलरिज के अनुसार ऑप्शन ए कल्पना दार्शनिक चिंतन का परिणाम है, नहीं है, बी कल्पना कारित्री प्रतिभा है, यही कवि की सृजनात्मकता है, सी कल्पना की मूल प्रकृति केवल अनुकृति परक है, और डी कल्पना में वैज्ञानिक सुशृंखलता नहीं होता। तो इसका सही आंसर है सी, यानी कि बी और सी सही है। कल्पना कारित्री प्रतिभा है, यही कवि की सृजनात्मकता है, और सी कल्पना की मूल प्रकृति केवल अनुकृति परक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा निबंध रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित नहीं है। ऑप्शन है रसात्मक बोध के विविध रूप, बी सौंदर्य बोध और शिवत्व बोध, सी संधारणीकरण और व्यक्ति वैचित्रवाद, और डी काव्य में लोकमंगल की साधनावस्था। तो इसका सही आंसर है बी सौंदर्य बोध और शिवत्व बोध। ये जो निबंध है वो रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित नहीं है, ये अज्ञेय द्वारा रचित निबंध है। बाकी जितने भी है सब रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित है। अगला प्रश्न है, किस आचार्य ने शक्ति लोक व्यवहार आदि से प्राप्त निपुणता तथा काव्यांगों की शिक्षा प्राप्त कर किए गए अभ्यास को काव्य का हेतु माना है। तो इसका जो सही आंसर है डी मम्मट। अगला प्रश्न है, हिंदी में प्रचलित सिफारिश किस भाषा का शब्द है। ऑप्शन है ए हिंदी, बी फारसी, सी अरबी और डी तुर्की। तो इसका सही आंसर होगा सी अरबी। अब देखते हैं हिंदी के जो शब्द है, आन, गोबर, घोड़ा, सुई, खीर, भात आदि हिंदी के शब्द है। फारसी के कबूतर, कमीना, खरगोश, आमदनी, हफ्ता आदि। अरबी के वकील, अदालत, एहसास, गरीब, इस्तीफा आदि। तुर्की चाकू, कैंची, तोप, बंदूक, बारूद, कालीन, गलीचा आदि। उर्दू सब तुर्की के शब्द हैं। अगला प्रश्न है, स्थापना और तर्क दिया है। स्थापना है, जैसे विश्व में विश्वात्मा की अभिव्यक्ति होती है वैसे ही नाटक में रस की। तर्क है, क्योंकि संघर्षशील नाट्य स्थितियों में ही रसास्वादन की प्रक्रिया विकसित होती रहती है। तो इसका सही आंसर होगा ए। दोनों ए और आर दोनों सही है। जैसे विश्व में विश्वात्मा की अभिव्यक्ति होती है वैसे ही नाटक में रस की कथन सही है, और कारण क्योंकि संघर्ष की नाट्य स्थितियों में ही रसास्वादन की प्रक्रिया विकसित होती रहती है। दोनों कथन सही है। अगला प्रश्न है, भारत द्वारा निर्दिष्ट सात्विक भाव का इनमें से कौन सा समूह सही है। तो सात्विक भाव का जो समूह है सी बेपथु, वैवर्ण्य, अश्रु, रोमांच और स्तंभ, ये जो है सात्विक भाव का समूह है। भारत द्वारा निर्दिष्ट सात्विक भाव का इनमें से सही समूह बेपथु, वैवर्ण्य, अश्रु, रोमांच और स्तंभ है। सत्व के योग से उत्पन्न कायिक चेष्टाएं सात्विक अनुभाव कहलाती हैं, इन्हें सात्विक भाव भी कहते हैं। ये 8 माने गए हैं। कौन कौन सा है? स्तंभ, स्वेद, रोमांच, स्वरभंग, बेपथु, वैवर्ण्य, अश्रु और प्रलय। अगला प्रश्न है, आवारा मसीहा किस साहित्यकार की औपन्यासिक जीवनी है। ऑप्शन है ए शरतचंद्र, बी रविन्द्रनाथ टैगोर, बंकिम चंद्र चटर्जी और डी विमल मित्र। तो इसका सही आंसर होगा ए शरतचंद्र। आवारा मसीहा 1974 ईस्वी का शरतचंद्र की औपन्यासिक जीवनी है। इसके लेखक जो है विष्णु प्रभाकर जी हैं। 26 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित आचार्यों का सही कालक्रम चुनिए। तो डायरेक्ट आंसर देखते हैं इसका। तो इसका सही जो होगा डी होगा, दंडी
7वीं शताब्दी उत्तरार्ध आनंदवर्धन, 9वीं शताब्दी का मध्य भाग, कुंतक 10वीं से 11वीं सदी और रुयक 12वीं सदी पूर्वार्ध। अगला प्रश्न है, प्लेटो के अनुसार एक समर्थ कवि काव्य रचना किस प्रकार करता है? ऑप्शन है, किसी सचेष्ट कलात्मक प्रेरणा की अपेक्षा दैवी शक्ति से प्रेरित और अभिभूत होकर। बी, सचेष्ट कलात्मक प्रेरणा और दैवी शक्ति से अभिभूत होकर। सी, दैवी शक्ति की भूमिका से निरपेक्ष कलात्मक प्रेरणा द्वारा। और डी, अपने वैज्ञानिक ज्ञान के सम्यक प्रयोग द्वारा। तो इसका सही आंसर होगा ए। प्लेटो एक आदर्शवादी विचारक थे। वे महान कार्यों के मूल में दैवीय प्रेरणा मानते थे। उनके अनुसार एक समर्थ कवि किसी सचेष्ट कलात्मक प्रेरणा की अपेक्षा दैवी शक्ति से प्रेरित और अभिभूत होकर काव्य रचना करता है। ये सही है और अन्य विकल्प असंगत है। अगला प्रश्न है, प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से निम्नलिखित काव्य कृतियों का सही अनुक्रम है? तो इसका सही आंसर होगा सी, आंसू 1925 ईस्वी जयशंकर प्रसाद का, पल्लव 1928 ईस्वी पंत का, स्वप्न 1929 ईस्वी रामनरेश त्रिपाठी का और साकेत जो है 1931 ईस्वी मैथिली शरण गुप्त का। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित उपन्यासों को उनसे संबंध पात्रों के साथ सुमेलित कीजिए। तो इसका जो सही होगा तमश, रिचर्ड तीसरा, राग दरबारी, रंगनाथ चौथा, महाभोज शुक्ल बाबू पहला और झूठा सच तारा। तमस जो है 1973 ईस्वी भीष्म साहनी का उपन्यास है। राग दरबारी 1978 ईस्वी श्रीलाल शुक्ल का, महाभोज 1979 ईस्वी मनु भंडारी का और झूठा सच 1958 से 60 ईस्वी यशपाल का उपन्यास है। अगला है, रचनाकाल की दृष्टि से निम्नलिखित कवियों का सही अनुक्रम है? तो इसका डायरेक्ट आंसर देखते हैं। तो इसका जो सही आंसर होगा ए, केशवदास, बिहारी, भूषण और सेनापति। केशवदास का समय है 1555 ईस्वी जन्म का रचना काल के अनुसार, बिहारी 1559 ईस्वी, भूषण 1613 ईस्वी और सेनापति 1589 ईस्वी। नोट में दिया है, आयोग ने इसका क्रम इस प्रकार माना है, केशव, बिहारी, फिर भूषण, फिर सेनापति, जबकि इसका सही क्रम जन्म के अनुसार केशव, फिर सेनापति, फिर बिहारी और फिर भूषण। अगला प्रश्न है, 31 नंबर, निम्नलिखित आलोचना ग्रंथों को उनके लेखकों के साथ सुमेलित कीजिए। तो इसका जो सही क्रम होगा, कामायनी एक पुनर्विचार मुक्तिबोध का है, अधूरे साक्षात्कार नेमीचंद्र जैन का, इतिहास और आलोचना नामवर सिंह का, प्रेमचंद और उनका युग रामविलास शर्मा का। अगला प्रश्न है, गीत फरोश में कवि क्या कहना चाहता है? ऑप्शन है, ए, कवि के लिए सुनहरे अवसर बहुत है। बी, दूसरों के मनमाफिक कविता लिखने और बेचने के लिए कवि विवश है। सी, कवि पैसे के लिए गीत लिखता है। और डी, कवि ज्ञान और संवेदना से हीन होता जा रहा है। तो इसका सही आंसर होगा बी, दूसरे के मनमाफिक कविता लिखने और बेचने के लिए कवि विवश है। गीत फरोश में कवि यह कहना चाहता है कि दूसरे के मनमाफिक कविता लिखने और बेचने के लिए कवि विवश है। गीत फरोश 1953 ईस्वी भवानी प्रसाद मिश्र का काव्य संग्रह है। इसके अन्य काव्य संग्रह निम्न है, चकित है दुख 1968 ईस्वी, अंधेरी कविताएं 1968 ईस्वी, गांधी पंचसती 1969 ईस्वी, बुनी हुई रस्सी 1971 ईस्वी, इदम नमम 1977 ईस्वी और संप्रति 1982 ईस्वी इत्यादि। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित विचारधाराओं को उनसे संबंध लेखकों से सुमेलित कीजिए। तो इसका सही मिलान होगा, मार्क्सवाद, एंगल्स, अस्तित्ववाद, कॉफका और मनोविश्लेषणवाद, यूंग, उत्तर आधुनिकतावाद, रोला वर्थ का। यह इसका सही क्रम होगा ए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित क्रांतिकारी कविताओं को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए। तो इसका सही मेल होगा, वीरों का कैसा हो बसंत सुभद्रा कुमारी चौहान, कैदी और कोकिला माखनलाल चतुर्वेदी, जवानी बालकृष्ण शर्मा नवीन एंड हिमाद्री तुंग श्रृंग से जयशंकर प्रसाद। तो इसका सही क्रम होगा सी।
अगला प्रश्न है, इस मेले का मुख्य उद्देश्य है कि व्यापार की वृद्धि हो। यह किस प्रकार का वाक्य है? ऑप्शन है ए संयुक्त वाक्य, बी मिश्र वाक्य, सी साधारण वाक्य और डी उद्देश्यवर्धक वाक्य। तो इसका सही आंसर होगा बी मिश्र वाक्य। इस मेले का मुख्य उद्देश्य है कि व्यापार की वृद्धि हो, यह मिश्र वाक्य का उदाहरण है। रचना की दृष्टि से वाक्य जो है 3 प्रकार के होते हैं, सरल वाक्य और या साधारण वाक्य, दूसरा मिश्र वाक्य और तीसरा संयुक्त वाक्य। साधारण वाक्य किसे कहते हैं? जिस वाक्य में एक क्रिया होती है और एक कर्ता होता है उसे साधारण वाक्य या सरल वाक्य कहते हैं। इसमें एक उद्देश्य और एक विधेय रहता है, जैसे बिजली चमकती है, पानी, वर्षा। मिश्र वाक्य जिस वाक्य में एक साधारण वाक्य के अतिरिक्त उसके अधीन कोई दूसरा अंग वाक्य हो उसे मिश्र वाक्य कहते हैं। इस प्रकार के वाक्य में एक प्रधान वाक्य रहता है और शेष वाक्यांश जिन्हें आश्रित उपवाक्य कहते हैं एक दूसरे उपवाक्यों पर आश्रित है। ऐसे वाक्यों का आरंभ की ताकि जिससे जो जितना ज्यों ही ज्यों ज्यों चूंकि क्योंकि यद्यपि इत्यादि से होता है, जैसे उसने कहा कि मैं निर्दोष हूं। संयुक्त वाक्य जिस वाक्य में साधारण अथवा मिश्र वाक्यों का मेल संयोजक अथवा अवयव द्वारा होता है उसे संयुक्त वाक्य कहते हैं, जैसे मैंने खाना खाया और मेरी भूख मिट गई। अगला प्रश्न है, स्थापना और तर्क दिया है। स्थापना है भारतेंदु युग में मध्यकालीनता और आधुनिकता का द्वंद्व है। तर्क है क्योंकि उस समय का भारतीय समाज संक्रमण के दौर से गुजर रहा था। तो इसका सही आंसर होगा बी, ए और आर दोनों सही है। प्रश्नगत स्थापना तथा तर्क दोनों कथन सही है। भारतेंदु युग में लिखी गई रचनाओं में मध्यकालीनता और आधुनिकता का द्वंद्व स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। इस युग में ईश्वर भक्ति एवं प्राचीन विषयों पर कविता लिखी गई है तथा समाज सुधार, राष्ट्र प्रेम आदि नवीन विषयों को भी अपनाया गया है। इस युग की रचनाओं में अंग्रेजी शासन का विरोध, स्वतंत्रता के लिए उद्यम, आकांक्षा और जातीय भावबोध की झलक मिलती है। समानती जकड़न में फंसे समाज में आधुनिक चेतना के प्रसार के लिए लोगों को संगठित करने का प्रयास उस युग में एक नई ही बात थी। इस युग में श्रृंगार प्रधान, भक्ति प्रधान, सामाजिक समस्या प्रधान तथा राष्ट्र प्रेम प्रधान कृतियां मिलती है। अगला प्रश्न है, शास्त्रानुसार अर्थ प्रकृति के प्रकार हैं। ऑप्शन है यत्न, बी विमर्श, सी बिंदु और डी बीज। तो इसका सही आंसर होगा सी और डी यानी बिंदु और बीज। शास्त्र अनुसार अर्थ प्रकृति के प्रकार दिए गए विकल्पों में से बीज और बिंदु है। अर्थ प्रकृतियां एक कथा वस्तु के वे अंग हैं जो उसे वस्तु को कार्य की ओर अग्रसर करते हैं। इसके 5 भेद बताए गए हैं, बीज, बिंदु, पताका, प्रकृति और कार्य। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित आत्मकथाओं को उसके लेखकों के साथ सुमेलित कीजिए। तो इसका जो सही मेल होगा, हादसे, डमरिका गुप्ता, मुड़ मुड़ कर देखता हूं, राजेंद्र यादव, सिकंजे का दर्द, सुशीला टाकभैरो का और जूठन ओम प्रकाश वाल्मीकि का। तो इसका सही आंसर होगा सी। अगला प्रश्न है, पीछे लागा जाय था लोक वेद के साथ, आगे थे सतगुरु मिलिया दीपक दिया हाथी। उक्त पंक्तियों में कबीर क्या कहना चाहते हैं? तो ऑप्शन है ए, लोक और वेद का अनुसरण करने के कारण मैं परम तत्व से दूर था। बी, लोक और वेद की रूढ़िवादिता ने परम तत्व के अभिज्ञान का मार्ग प्रशस्त किया। सी, सतगुरु के ज्ञान रूपी प्रकाश में मैंने परम तत्व का साक्षात्कार किया। और डी, सतगुरु ने दीपक थमाकर संसार में भटकने के लिए छोड़ दिया। तो इसका सही आंसर होगा, आंसर कुट में देना है तो इसका सही आंसर जो होगा बी, ए और सी सही है। उक्त जो पंक्ति है उसमें कबीर ये कहना चाहते कि लोक और वेद का अनुसरण करने के कारण मैं परम तत्व से दूर था, लेकिन सतगुरु के ज्ञान रूपी प्रकाश से मैंने परम तत्व का साक्षात्कार किया। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी की नहीं है? ऑप्शन है ए कन्नौजी, बी बुंदेली, सी ब्रजभाषा और डी मगही। तो इसका सही आंसर होगा डी मगही। मगही बिहारी हिंदी की बोली है। बिहारी हिंदी, मगही, मैथिली और भोजपुरी 3 बोलियां हैं उसके अंतर्गत। कन्नौजी, बुंदेली तथा ब्रज जो है पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आने वाली बोलियां हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित काव्य पंक्तियों को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए। तो इसका जो सही मेल होगा, कौन परी यह बानी अरी नित्य निर्भरी गगरी ढरकावे। तो ये जो है प्रताप शाही का है। गुलगुली गुल में गलीचा है, गुनी जन है, चांदनी है, चिक है, चिरागन की माला है। तो ये जो है पद्माकर का है। सेवक सिपाही हम उन राजपूतन के दान,
युद्ध जुड़िए नेकू जे न मुड़के, ये जो है ठाकुर का है। और अविधा उत्तम काव्य है मध्य लक्षणालीन, अधम व्यंजना रस विरस उल्टी कहत नवीन, ये जो है देव का पंक्ति है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो है बी। अगला प्रश्न है, किने हूँ कोरिक जतन अब कही काढ़े कौनू, भू मनमोहन रूप मिली पानी मैं को लौनू। इस दोहे के संबंध में क्या सही है? ऑप्शन है ए, इसमें नायिका का कृष्ण के प्रति अन्य प्रेम व्यंजित है। बी, नायिका के मन रूपी सरोवर में कृष्ण का लावण्य पानी में नमक की तरह घुल गया है। और सी, कृष्ण की रूपाशक्ति से नायिका अपने मन को अलग करना चाहती है। और डी, कोरिक का अर्थ है कचोटना। तो इसका सही आंसर होगा डी, यानी कि ए और बी सही है। ए में है, इसमें नायिका का कृष्ण के प्रति अन्य प्रेम व्यंजित है। और बी, नायिका के मन रूपी सरोवर में कृष्ण का लावण्य पानी में नमक की तरह घुल गया है। दोहे का जो पूरा अर्थ है, जिस प्रकार पानी में नमक मिल जाता है उसी प्रकार मेरे हृदय में कृष्ण का रूप समा गया है। अब कोई कितना भी यत्न कर ले, पर जैसे पानी से नमक को अलग करना असंभव है, वैसे ही मेरे हृदय से कृष्ण का प्रेम मिटाना असंभव है। ये पूरे पंक्ति का अर्थ है। अगला प्रश्न है, साधारणीकरण की निम्नलिखित स्थापनाओं को उसके प्रतिपादकों से सुमेलित कीजिए। तो इसका जो सही मेल होगा, ए में है, रसास्वादन में वासनात्मक तथा स्थिर मनोवृत्तियां जिसके द्वारा चरित्र की सृष्टि होती है, साधारणीकरण के द्वारा आनंदमय बना दी जाती है, इसलिए यह वासना का संशोधन करके उनका साधारणीकरण करता है। ये जो कथन है वो अज्ञेय का है। बी है, काव्य प्रसंग या रस के समस्त अवयवों का साधारणीकरण मानने की अपेक्षा कवि भावना का साधारणीकरण मानना मनोवैज्ञानिक के अधिक अनुकूल है। ये जो है रामचंद्र शुक्ल का है। सी है, लोक हृदय की यह सामान्य अंतःभूमि परख कर हमारे यहाँ साधारणीकरण सिद्धांत की प्रतिष्ठा की गई है। यह सामान्य अंतर्भूमि कल्पित या कृत्रिम नहीं है। तो ये जो है नागेंद्र का है। और डी में जो है, जब चमत्कारिक अर्थ पर अर्थ मर जाता है तब उस शब्द की रोगोत्तेजक शक्ति भी क्षीण हो जाती है, उस अर्थ की प्रतिपत्ति करता है जिसमें पुनः रागात्मक संबंध स्थापित हो। साधारणीकरण का यही अर्थ है। तो ये जो कथन है ये जयशंकर प्रसाद का है। तो इसका सही आंसर होगा बी। इसको देख सकते हैं यहां पर। अगला प्रश्न है, शब्द की जिस शक्ति से उसके सांकेतिक अर्थ बोध हो वहां कौन सी शब्द शक्ति होती है? तो इसका सही आंसर होगा अविधा। शब्द की जिस शक्ति से उसके सांकेतिक अर्थ का बोध हो वहां अविधा शक्ति होती है। हिंदी व्याकरण में किसी वाक्य के भाव को समझने के लिए प्रचुर अर्थ को शब्द शक्ति कहा जाता है। हिंदी व्याकरण में शब्द शक्ति 3 प्रकार की होती है, अविधा, लक्षणा और व्यंजना। अगला जो प्रश्न है, अस्मितामूलक विमर्श को किस साहित्यिक पत्रिका ने सर्वाधिक संवर्धित किया? ऑप्शन है ए, वर्तमान साहित्य, बी, वागर्थ, सी, हंस और डी, दस्तावेज। तो इसका सही आंसर होगा सी, हंस पत्रिका। अस्मितामूलक विमर्श को कथामासिक साहित्यिक पत्रिका हंस ने संवर्धित किया, जो दिल्ली के अक्षर प्रकाशन से सन 1986 से 2013 तक प्रसिद्ध कथाकार राजेंद्र यादव के संपादन में निकलती रही। हालांकि हंस के संस्थापक संपादक मुंशी प्रेमचंद थे, जिन्होंने कई वर्षों तक इसका संपादन किया। अगला जो प्रश्न है, कवि कर्म और काव्य भाषा किस आलोचक की समीक्षा कृति है? ऑप्शन है ए, मल्यज, बी, रामस्वरूप चतुर्वेदी, सी, परमानंद श्रीवास्तव और डी, प्रभाकर। तो इसका सही आंसर होगा सी, परमानंद श्रीवास्तव। कवि कर्म और काव्य भाषा आलोचक परमानंद श्रीवास्तव की समीक्षा कृति है। इनकी अन्य आलोचना कृतियां हैं नई कविता का परिप्रेक्ष्य 1965 ईस्वी, हिंदी कहानी की रचना प्रक्रिया 1965 ईस्वी, उपन्यास का यथार्थ और रचनात्मक भाषा, समकालीन कविता का व्याकरण 1980 ईस्वी, शब्द और मनुष्य 1988 ईस्वी, कविता का यथार्थ 1999 ईस्वी। अब देखिए यहाँ पे अन्य जो लेखक है मल्यज, उनका आलोचना ग्रंथ है कविता से साक्षात्कार और संवाद और एकालाप। रामस्वरूप चतुर्वेदी का है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आलोचना का अर्थ की आलोचना, आधुनिक कविता यात्रा, तार सप्तक से गद्य कविता, कविता का पथ, कामायनी का पुनर्मूल्यांकन। प्रभाकर श्रोत्रिय का है कविता की तीसरी आंख, संवाद, रचना एक यातना, सौंदर्य का तात्पर्य।
अगला प्रश्न है, उत्तरकांड के कलयुग प्रसंग में तुलसी ने लिखा है। ऑप्शन है आचारहीन और वेद विरोधी लोग ज्ञानी और सन्यासी कहलाएंगे। बी, माता पिता अपने बच्चों को मानव धर्म की शिक्षा देंगे। सी, पत्नी के मर जाने और घर गृहस्थी और संपत्ति के नष्ट हो जाने के बाद लूटे पीटे लोग ही संन्यास ग्रहण करेंगे। डी, कलयुग में अच्छा समय होगा और लोग सुखी होंगे। तो इसका सही आंसर है ए, यानी कि ए और सी जो है सही है। उत्तरकांड के कलयुग प्रसंग में तुलसीदास ने लिखा है कि आचारहीन और वेद विरोधी लोग ज्ञानी और सन्यासी कहलाएंगे। पत्नी के मर जाने, घर गृहस्थी और संपत्ति के नष्ट हो जाने के बाद लूटे पीटे लोग ही संन्यास ग्रहण करेंगे। तुलसीदास कृत रामचरितमानस का अंतिम कांड उत्तरकांड है। रामचरितमानस में 7 कांड है जो इस प्रकार है। पहला बालकांड, दूसरा अयोध्या कांड, तीसरा अरण्य कांड और चौथा किष्किंधा कांड, 5वां सुंदरकांड और 6ठा लंकासार कांड और 7वां और अंतिम उत्तरकांड। अगला प्रश्न है, भाषा ठीक करने से पहले मैं मनुष्य को ठीक करना चाहता हूँ, समझे। प्रस्तुत संवाद चंद्रगुप्त नाटक के किस पात्र का है। ऑप्शन है ए वरुचि, बी चाणक्य, सी चंद्रगुप्त और डी राक्षस। तो इसका सही आंसर होगा बी चाणक्य। भाषा ठीक करने से पहले मैं मनुष्यों को ठीक करना चाहता हूँ, समझे। प्रस्तुत संवाद चंद्रगुप्त नाटक के चाणक्य पात्र का है। चंद्रगुप्त, चाणक्य व राक्षस आदि चंद्रगुप्त नाटक के पात्र हैं। चंद्रगुप्त नाटक के लेखक जयशंकर प्रसाद है। प्रसाद की अन्य रचनाएं इस प्रकार है: सज्जन, कल्याणी, परिणय, करुणालय, प्रायश्चित, राजश्री, विशाख, अजातशत्रु, जन्मेजय का नागयज्ञ, कामना, स्कंदगुप्त, एक घूंट, चंद्रगुप्त, ध्रुवस्वामिनी। अगला प्रश्न है, दिवस का अवसान समीप था, गगन था कुछ लोहित हो चला, तरु शिखर पर थी अब राजती, कमलिनी कुल वल्लभ की प्रभा। इन पंक्तियों का आशय है। ऑप्शन है ए सूर्यास्त हो गया था, बी आसमान में लालिमा फैलने लगी थी, सी चिड़िया अपने नीरों में विश्राम कर रही थी और डी पेड़ों की फुनगियों पर सूरज की आखिरी किरणें विराजमान थी। तो इसका सही आंसर होगा बी, यानी कि बी और डी सही है। आसमानों में लालिमा फैलने लगी थी और पेड़ों की फुनगियों पर सूरज की आखिरी किरणें विराजमान थी। ये जो पंक्तियां हैं हरिऔध के महाकाव्य प्रिय प्रवास की है। अगला 50 नंबर और आज का अंतिम प्रश्न है, अफ्रीका में रंगभेद तथा उपनिवेशवादियों की स्थानीय और भारतीय मूल के निवासियों के प्रति घृणा और क्रूरता का मार्मिक चित्रण किस उपन्यास में किया गया है। ऑप्शन है ए पहला गिरमिटिया, बी जुगलबंदी, सी परिशिष्ट और डी तीसरी सत्ता। तो इसका सही आंसर है ए पहला गिरमिटिया। अफ्रीका में रंगभेद तथा उपनिवेशवादियों के स्थानीय और भारतीय मूल के निवासियों के प्रति घृणा और क्रूरता का मार्मिक चित्रण पहला गिरमिटिया उपन्यास में किया गया है। यह उपन्यास महात्मा गांधी के जीवन चरित्र पर आधारित है। गिरिराज किशोर के उपन्यास इस प्रकार है: जुगलबंदी, जिसमें अंग्रेजी सत्ता का अंत और कांग्रेस के रूप में नए सत्ता वर्ग के उदय का अंकन है। परिशिष्ट, जिसमें तकनीकी शिक्षा संस्थानों में हरिजन विरोधी वातावरण का चित्रण है। और तीसरी सत्ता, जिसमें आधुनिक नारी के दाम्पत्य संबंध में उत्पन्न जटिलताओं का अंकन है। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो उपयोग लगा हो तो लाइक जरूर करें। आगे हम अगले भाग में करेंगे। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें।